सोचिए, कई दशकों तक वैज्ञानिकों के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घूमता रहा। आखिर वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो जिंदगी की पूरी किताब अपने अंदर समेटे हुए है। आज हम आनुवंशिक कोड के इसी केस को सुलझाएंगे और पता लगाएंगे कि डीएनए को जिंदगी का ब्लूप्रिंट कैसे साबित किया गया। तो सवाल यही था, आखिर वो कौन सा अणु है जिसमें वो सारे निर्देश लिखे हैं जो एक नन्हे से बीज को एक विशाल पेड़ बना देते हैं, या फिर एक सेल को एक पूरा इंसान। ये उस दौर में साइंस की दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री थी। अब इस मामले में दो मुख्य सस्पेक्ट थे। एक तरफ था प्रोटीन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, हमारे शरीर में हर जगह मौजूद, और ये 20 अलग अलग तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी अमीनो एसिड से बना था। और दूसरी तरफ था डीएनए, जो देखने में बड़ा सीधा साधा लगता था, सिर्फ 4 तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ। ज्यादातर वैज्ञानिकों को तो यही लगता था कि भाई प्रोटीन ही जवाब होगा, आखिर जिंदगी इतनी जटिल है तो उसका कोड भी तो जटिल ही होना चाहिए। लेकिन फिर आया साल 1952 और दो साइंटिस्ट आए, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस। उन्होंने एक ऐसा शानदार एक्सपेरिमेंट किया जिसने इस पूरी बहस पर हमेशा हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा दिया। उन्होंने ही एक गुत्थी सुलझाई और पक्के तौर पर साबित कर दिया कि असली जेनेटिक मटेरियल कौन है। चलिए अब उनके एक्सपेरिमेंट के सबसे खास खिलाड़ी से मिलते हैं। इसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ये एक तरह का वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है। इसे आप एक छोटी सी सिरिंज समझ सकते हैं। ये बैक्टीरिया की सतह पर चिपकता है और अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर इंजेक्ट कर देता है, जबकि उसका जो बाहरी कवर है वो बाहर ही रह जाता है। तो हर्शे और चेस की स्ट्रैटेजी बहुत ही कमाल की थी। उन्होंने सोचा, क्यों ना इन दोनों सस्पेक्ट्स प्रोटीन और डीएनए पर एक तरह का, कह सकते हैं, रेडियो एक्टिव ट्रैकर लगा दिया जाए, ताकि अंधेरे में भी पता चल सके कि कौन कहाँ जा रहा है। तो उन्होंने वायरस का एक बैच रेडियो एक्टिव सल्फर यानी 35S में तैयार किया। अब सल्फर सिर्फ प्रोटीन में मिलता है, डीएनए में नहीं। और दूसरा बैच तैयार किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यानी 32P में, जो सिर्फ डीएनए में मिलता है, प्रोटीन में नहीं। तो ये है उनका पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। देखिए, इसमें 2 केस एक साथ चल रहे थे, एक प्रोटीन को ट्रैक करने के लिए और दूसरा डीएनए को। चलिए अब एक एक करके इन दोनों मामलों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर घुसने में कौन कामयाब होता है। पहले केस नंबर 1 पर फोकस करते हैं। यहाँ पर प्रोटीन कोड पर 35S का रेडियो एक्टिव टैग लगाया गया था। तो वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, फिर एक ब्लेंडर से वायरस के बाहरी खोल को बैक्टीरिया से हिलाकर अलग कर दिया, और आखिर में सेंट्रीफ्यूज मशीन में तेजी से घुमाकर बैक्टीरिया और वायरस के हिस्सों को अलग अलग कर लिया गया। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर कुछ भी नहीं मिला, कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं। सारा का सारा रेडियो एक्टिव प्रोटीन बाहर ही रह गया। इससे ये तो साफ हो गया कि प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाता। ठीक है, तो प्रोटीन तो फेल हो गया। अब बारी थी केस नंबर 2 की, जिसमें डीएनए पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32P का टैग लगा था। यहाँ भी वही 3 स्टेप्स दोहराए गए, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। और इस बार नतीजा गेम चेंजर था। जब चेक किया गया तो बैक्टीरिया की कोशिकाओं के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिली। इसका मतलब साफ था, वायरस ने अपना डीएनए कामयाबी से सेल के अंदर भेज दिया था। तो सबूत एकदम साफ थे और फैसला आ चुका था, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। यही वो मॉलिक्यूल है जो जिंदगी की सारी जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। केस क्लोज्ड। ठीक है, तो मामला तो सुलझ गया और डीएनए को जिंदगी के ब्लूप्रिंट का टाइटल मिल गया। लेकिन इस जवाब ने एक और भी गहरा सवाल खड़ा कर दिया, आखिर डीएनए ही क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इस सबसे जरूरी काम के लिए इतना परफेक्ट बनाता है? देखिए, जेनेटिक मटेरियल कहलाने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली, उसे अपनी कॉपी खुद बनानी आनी चाहिए, जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। दूसरी, उसे केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, मतलब मजबूत होना चाहिए। तीसरी, उसमें धीरे धीरे बदलाव यानी म्यूटेशन की गुंजाइश होनी चाहिए। और चौथी, वो खुद को मेंडेलियन लक्षणों के रूप में दिखा सके, मतलब वो गुण जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, जैसे आंखों का रंग या हाइट। तो चलिए अब डीएनए की तुलना उसके कजिन आरएनए से करते हैं। सबसे पहले स्टेबिलिटी। डीएनए अपनी डबल स्ट्रैंडेड बनावट और थाइमीन की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरी तरफ है आरएनए, जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और उसमें यूरेसिल होता है, जो उसे काफी अनस्टेबल और रिएक्टिव बनाता है।
इसी वजह से डीएनए में बदलाव यानी म्यूटेशन भी धीरे धीरे होता है, जबकि आरएनए में ये बहुत तेजी से होता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि डीएनए की स्टेबिलिटी उसे एक बेहतरीन हार्ड ड्राइव बनाती है, जहां सारी जानकारी लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, और आरएनए की रिएक्टिविटी उसे एक पेन ड्राइव की तरह बनाती है, जो जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उसे इस्तेमाल करने यानी एक्सप्रेस करने के लिए बेहतर है। मतलब डीएनए मास्टर ब्लूप्रिंट को तिजोरी में रखता है और आरएनए उसकी वर्किंग कॉपी बनाकर काम करवाता है। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? क्या डीएनए हमेशा से ही इंचार्ज था? कहानी में एक और ट्विस्ट है। एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है जिसे आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं। ये थ्योरी कहती है कि शायद बहुत बहुत पहले, जब धरती पर जीवन बस शुरू ही हो रहा था, तब आरएनए ही असली बॉस था। वो सिर्फ जानकारी ही नहीं रखता था, बल्कि एक एंजाइम की तरह काम भी करता था और जिंदगी की पहली केमिकल रिएक्शंस को चलाता था। तो फिर डीएनए पिक्चर में कैसे आया? इवोल्यूशन ने अपना काम किया। समय के साथ आरएनए से ही डीएनए इवॉल्व हुआ। इसने जेनेटिक कोड को स्टोर करने का एक ज्यादा स्टेबल और भरोसेमंद तरीका दिया। ये एक तरह का, कह सकते हैं, सिस्टम अपग्रेड था, जिसने जिंदगी को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनने का मौका दिया। तो अगर डीएनए हमारी जिंदगी का फाइनल ब्लूप्रिंट है और आरएनए उसकी वर्किंग कॉपी, तो जरा सोचिए, न जाने कितनी ही पुरानी अनकही कहानियां आज भी हमारे अंदर इन मॉलिक्यूल्स में छिपी होंगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जिंदगी के कोड की गहराइयों में झांकने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा।